नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते ही हैं, 8422840000। ये वही नंबर है जिस पर आप जैसे ही मिस्ड कॉल देंगे एक मैसेज आएगा। मैसेज में एक लिंक होगा, लिंक में अपना मैसेज रिकॉर्ड करके, अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। देश को आवाज देने वाले इस शो में आज बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की क्यों? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद पुराना मुद्दा है, पर गए चुनावों में बीजेपी ने इसे दुरुस्त करने का दावा किया। योगी जी सीएम बने तो कड़े तेवर दिखाए, कहा पुलिस पैदल मार्च करे। उनके मंत्री भी प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद यूपी में और खासकर पश्चिमी यूपी के 1 दर्जन जिलों में हालात चिंताजनक हैं। योगी जैसे सीएम के बावजूद सांप्रदायिक, जातीय, राजनीतिक हर तरह की हिंसा हो रही है। हर जगह कड़ी कार्रवाई का आश्वासन है, बस आश्वासन है। आज तो हद हो गई। संभल में दंगा हुआ और योगी के मंत्री ने कह दिया राजनीतिक साजिश है। पिछली सरकार के आजम खां याद आ गए, जिन्हें हाईवे पर रेप भी राजनीतिक साजिश लगा था। जब पानी सिर से ऊपर उठा तो हमने घंटी बजाने की सोची। हमारे संवाददाता रक्षित संभल के जंगलों में छिपे कुछ दंगा पीड़ितों तक पहुंचे हैं। बड़ी दिल को हिला देने वाली रिपोर्ट है, ध्यान से देखिएगा और ईमानदारी से फैसला कीजिए। घंटी बजाइए, क्योंकि कोई कुछ भी कह ले, रहना और झेलना आम आदमी को ही पड़ता है। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके हुआ तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। हालत सुगैया जो का हम यहां बैठे जंगल में, ना फसलों में दुबक गए, कहीं कहीं दुबक गए, कहीं कहीं दुबक गए। बेचारा जो कह देते हैं किसी से तरस आ जाता, रोटी 2 रोटी पहुंचा देता है, ना भूखे ही अपना काट रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उस प्रकार की रणनीति के तहत हम कार्य करने वाले हैं। आप लोग कब से यहाँ खेतों में ऐसे जंगलों में छुप के रह रहे हैं? हमारे लिए 3 दिन हो गए सर। 3 दिन से यहाँ रह रहे हैं हम। बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हमारा घर दरवाजा सब तोड़ दिए, जो भी कुछ था घर में वो सब कुछ ले गए। 2 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। मजबूर मार मार के आदमी जो कुछ रह गए वो मार मार के खूब मार पे लिए उन्होंने, और नहीं जाने दे रहे घर पे। आप बताओ कि हाँ, किसके घर में जंगल में पड़े फसलों में रह रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए भरोसे के बावजूद डर के साए में जीने को मजबूर हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ यूं चिलचिलाती धूप में अपने घर से दूर, बस्ती से दूर, खेत के किनारे बिलख रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिन्हें 46 दिन पुरानी योगी आदित्यनाथ की सरकार के राज में पिछले 3 दिन से भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है? एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह आज आपको देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर, यूपी में संभल जिले के नंदरौली गांव की वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कानून राज के दावों और हकीकत के बीच चौड़ी होती खाई से वाकिफ कराएगी। रक्षित सिंह जब उत्तर प्रदेश के संभल में हुए सांप्रदायिक तनाव की घटना का सच आप तक पहुंचाने के लिए संभल के नंदरौली गांव पहुंचे। यहां गांव के कई घरों में ताला बंद मिला। ये मुश्ताक अली का घर है, लेकिन ताला बंद है। दूसरा घर देखिए, ताला बंद है। तीसरा घर, ऐसे करीब 10 से 15 घरों में लोग ताला बंद करके गायब हैं। ताले जो आपको लटके हुए नजर आएंगे, ये ताले इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो गांव है ये संभल जिले का,
यहाँ पर किस तरीके से जो हैवानियत दबंगों ने दिखाई, उसके बाद में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ से पलायन को मजबूर हुए। एक दूसरी तस्वीर ही ऐसी ताले की आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि तमाम जो मुस्लिम बस्ती के जो घर हैं उनके दरवाजों पर आपको ताले लटके हुए नजर आएंगे। आखिर ये लोग कहां गए? इस बारे में जब पड़ताल रक्षित सिंह ने शुरू की तो जानकारी मिली इनमें से काफी लोग पास के खेतों में, जिसे स्थानीय भाषा में जंगल कहा जाता है, वहां छिपे हैं। इसलिए एबीपी न्यूज उस जगह तक पहुंचा जहां 25 से 30 लोग तपती दोपहरी के बीच डरे सहमे से नजर आए। इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जवान पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं। बच्चों के तन पर कपड़े नहीं हैं। इन्हीं में से एक इकराम भी हैं, जिनसे हमने यहां खेत में छिपने की वजह पूछी तो रोने लगे। क्या बात हुई, क्यों आप लोग गांव छोड़ के निकले हो, वहां से क्यों भागे? और डर के मारे भागे। जब हमारी मोटरसाइकिलें जराई, हमारे मकान तोड़ दे, मार पे ली, भूखे प्यासे सब भागे, अभी तक रोटी नहीं मिल रही। इन लोगों के साथ क्या हुआ, क्यों इन्हें छिपना पड़ा, आज एक एक बात आपको बताएंगे। इस बीच पता चला डर में घुटकर जीने की मजबूरी का ये तीसरा दिन है। 10 तारीख से जंगल में ही रह रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि गांव में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है, पुलिस वहां पे मौजूद है और लोगों को पलायन नहीं करने दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसे में क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे गांव में जाने की? बोले हमें सर डर है, यहाँ तक पुलिस आई नहीं है हमें लेने। यहीं पर एक और खेत के पास 2 और परिवार हमें छिपे हुए मिले। इनके साथ 6 बच्चे थे। इन्होंने बताया भूखे हैं, लेकिन क्या करें, अभी जिंदगी बचानी है। घर पे जाकर सामान वामान भी नहीं ले सकते, जो तन पे कपड़े पहने थे वो लिया है। बच्चे घर से बाहर, अभी यहाँ रह रहे हैं हम जंगलों में। बच्चे घर से यहाँ से जंगल से निकले, थोड़ा कहीं से चावल वावल मांग लाए थे, इन बच्चों को खिलाया हमने और हम 3 दिन से भूखे पड़े हैं यहाँ पर। क्या हुआ इनके साथ, क्यों भागना पड़ा, पुलिस कहाँ है, कई सवाल पैदा हो रहे थे। आगे की सच्चाई सुनिए। गाड़ी निकाल ली घर में से, गाड़ी में भी आग लगा दी, फ्रिज में भी आग लगा दी, सिलेंडर वगैरह जो जितनी चीज थी सब ले गए। अब अपनी जान बचाकर भागे। पीएसी मौजूद है, उनके सामने हमला है। इसी खेत के पास, जिसे स्थानीय लोग जंगल भी कहते हैं, वहाँ एबीपी न्यूज संवाददाता को रेशमा का परिवार मिला। पता चला इनके पति शिक्षक हैं, पत्नी यहाँ भागकर छिपी है। पति ने कहीं और छिपकर अपनी जान बचाई है। आपके जो पति हैं वो मास्टर हैं, तो वो लोग कह रहे हैं उसे मार देंगे हम स्कूल जाएगा तो। गांव वाले ये कह रहे हैं, गांव से हम तो सारा सौदा ले गए हमारा, उसमें आग दे गए, पंप सेट में आग दे गए, उसमें। तो रेशमा जी के जो पति हैं वो मास्टर हैं और मास्टर जाहिर तौर पर सभी धर्मों के बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा का पाठ देते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। भले ही बच्चों को वो शिक्षा देते हों, लेकिन उनको खुद भुगतना पड़ रहा है अपने मजहब की वजह से। और आज ये आलम है कि उनका परिवार इस तरीके से जंगलों में रहने को मजबूर है। जरूरी था अब ये पता किया जाए कि आखिर जो लूटपाट, घर में तोड़फोड़, डर के मारे घर छोड़कर भागने की बातें इन लोगों ने जो बताई, उसका सच क्या है। इसलिए एक बार फिर संभल के उसी नंदरौली गांव की तरफ हम बढ़े। गांव में दाखिल होते ही दिखाई पड़ा कि पुलिस का पहरा अब लगा है। आप सोचेंगे जब गांव में पुलिस है तो आखिर क्यों मुस्लिम परिवार अपना घर छोड़कर खेत में छिपे हैं। यही हम भी सोचते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर एक टेम्पो में सामान भरा जा रहा था, जैसे गांव छोड़ने की तैयारी हो। भैया इसको अनाज को कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ से सारा सामान लेके जा रहे हो? जी भैया। सारा सामान लेके जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? भगा रहे हैं यहाँ के। अच्छा, यहाँ से भगा रहे हैं। अच्छा, रात को मारधार करते हैं, सामान निकालते हैं, क्या फायदा? सामान निकालते हैं, रात को मारधार करते हैं, आग लगाते हैं घरों में, बीवी बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो क्या होगा? क्या हुआ इस गांव में जो लोग डरकर पलायन कर रहे हैं, घर छोड़कर खेत में रहने को मजबूर हो रहे हैं। आगे बढ़े तो जली हुई मोटरसाइकिल दिखी। एक घर में जला हुआ फ्रिज नजर आया।
आगे साइकिल टूटी हुई नजर आई। अब तक की तस्वीर देखकर, कहानी देखकर ये लगने लगा शायद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की भी हालत इसी साइकिल की तरह हो गई है, जिसका हैंडल मजबूत हाथों में होने का दावा है, लेकिन पहिए जनता को सुरक्षा देने के नाम पर डगमगा रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई घरों की हालत है इस गांव में। इस घर को देखिए, बाहर का दरवाजा काट दिया गया है, अंदर के 2 दरवाजों पर ताला बंद है। पंखे को उपद्रवियों ने टेढ़ा कर दिया है। योगी राज में हिंसा फैलाने वालों ने संभल के इस गांव में 10 मई की रात मानो सब कुछ तहस नहस कर डालना चाहा। नंदरौली गांव में 25 से 30 घर मुस्लिमों के हैं, बाकी हिंदू बहुसंख्यक आबादी है। आरोप है 10 मई की रात निशाने पर सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के घर थे। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, जरा ध्यान से अब पुलिस के 2 बड़े अफसरों का बयान सुनिएगा। न सिर्फ हिंसा की वजह पता चलेगी, बल्कि ये भी पता चलेगा कि एक संवेदनशील मुद्दे को पुलिस कैसे 2 नजरिए से देखती है। एक महिला है जो विवाहित महिला है, वो अपने पड़ोस के रहने वाले किसी लड़के के साथ में चली गई। कुछ लोगों ने मिलकर के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके घर में तोड़फोड़ कर दी। व्यक्ति के एक मुस्लिम युवक के साथ भाग जाने के कारण उसके बाद कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी थी। यानी प्रेम प्रसंग में एक धर्म की शादीशुदा लड़की दूसरे धर्म के लड़के के साथ भाग गई, जिसके प्रतिशोध में अल्पसंख्यकों के घरों में लूटपाट हुई, आग लगाई गई। और अब लोग उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने ही घर से पलायन को मजबूर हो गए, जहां कभी हिंदुओं के पलायन को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन डीआईजी कहते हैं कहीं कोई नहीं गया, सब गांव में है। पलायन जैसी बात जो है वो सही है? नहीं, अभी इस तरह की बात नहीं है। डीआईजी साहब, आपने भले गांव में पुलिस का पहरा बैठा दिया हो, लेकिन आपकी पुलिस पर जनता को भरोसा नहीं है, इसीलिए वो अपना बचा हुआ सामान लेकर गांव छोड़ रही है या फिर घर छोड़कर खेत में छिपी बैठी है, लेकिन आपको खबर तक नहीं। आपकी पुलिस सिर्फ हिंसा फैलाने वाले सांपों के चले जाने के बाद लाठी पीट रही है। खोल ले गए थे पंप सेट है, ये पंप सेट है जो फुटबॉल पे एक्सेट आ रही है, उसमें आग भी लगा दी, आग भी लगा दी। ये देखिए ये पंप सेट है, ये पंप सेट है, इसमें आग भी लगाई है इसमें। और ये वॉशिंग मशीन इधर है, मोटर सब छोड़ दी, मोटर सब पड़ गई, ऐसे भैंस भी खोल के ले गए। तो सवाल उठता है कि पुलिस के हाथ क्यों बंध जाते हैं जब कहीं जाति या सांप्रदायिक तनाव होता है। आज इसकी एक बड़ी वजह और उसके हल तक हम आपको ले जाएंगे, लेकिन पहले समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 46 दिनों के भीतर योगी राज में कानून व्यवस्था लखनऊ से जितनी चमकदार बताई जा रही है, बाकी प्रदेश में हकीकत कुछ और है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, एटा, गोंडा और अब संभल में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में कानून की ऐसी पतली होती हालत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जनता को भरोसा दे रहे हैं। कहते हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन कानून को हाथ पर लेकर के खिलवाड़ करने की इजाजत भी किसी को नहीं होगी। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रदेश में कानून का राज होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करे जबकि आपकी ही सरकार में मंत्री अतुल गर्ग और बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो बेतुकी दलील देते हैं। जो बवाल हुए हैं ये किसी स्वतः ही नहीं हुए हैं, ये बवाल प्रायोजित तरीके से कराए गए हैं। कहीं न कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आती है, लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कितना षड्यंत्र है कितना नहीं। याद करिए आप बुलंदशहर का गैंगरेप, जिसके लिए अखिलेश सरकार कटघरे में खड़ी हुई तो आजम खान ने कहा था गैंगरेप के पीछे राजनीतिक साजिश लगती है।
आज उसी तरह उत्तर प्रदेश में हिंसा की वारदातों को मंत्री और बीजेपी सांसद प्रायोजित बताकर पल्ला झाड़ना चाहते हैं। जब मंत्री ऐसे बयान देंगे तो क्या खाक सुलखान सिंह की पुलिस जनता को सुरक्षा दे पाएगी? देगी भी कैसे, क्योंकि पुलिस पर तो ये भी आरोप है कि 10 मई की रात जब इस गांव में गुंडे मामूली से विवाद में बड़ा प्रतिशोध लेने निकले थे तो पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रह गई थी। सर पीएसी यहाँ खड़ी थी और पीछे से इसमें तो डकैती हो रही है, छोड़ा छड़ाई हो रही है, सामान निकल लिया है, आग लगाई जा रही है, भैंस को लगी, इंजन में आग लगा दी। जी जी। और यहाँ पे क्या कहते हैं, आगे कुछ नहीं बढ़ रही, आगे हाथापाई हो रही है, मार सब्बल मार गिरा रहे। आरोपों के मुताबिक अगर पुलिस एक तय सीमा के आगे हिंसा के वक्त नहीं बढ़ पाई तो इसकी बड़ी वजह है पुलिस को मिले सीमित अधिकार। मौजूदा वक्त में जो व्यवस्था है उसके तहत मजिस्ट्रेट के पास व्यापक अधिकार रहते हैं, पुलिस के पास नहीं। लिहाजा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट पर निर्भर रहना पड़ता है। किसी भी हिंसा को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना है या फिर आंसू गैस के गोले चलाने हैं या हवाई फायरिंग करके मामला संभालना है, ये फैसला खुद मौका वारदात पर पुलिस नहीं कर पाती। इसके लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश पर निर्भर होना पड़ता है। तो क्या हल हो सकता है? कैसे यूपी की पुलिस को अधिकार मिले जिनसे कानून राज सिर्फ जुबानी जुमला नहीं बल्कि हकीकत में महसूस हो? इसे समझने के लिए हमने बात की उत्तर प्रदेश पुलिस के ही पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से। इन्होंने एक बड़ा हल बताया। पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था आपको लागू करनी पड़ेगी। अब इसके बारे में जब आप कार्रवाई करेंगे तो जो विलंब होता है जिलाधिकारी से परामर्श का, जो बाहरी हस्तक्षेप होते हैं, जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया में विलंब होते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे और पुलिस आयुक्त स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर के पुलिस व्यवस्था का संपादन करेंगे। यानी यूपी में अगर पुलिस की कमिश्नर व्यवस्था लागू होती है तो गुंडों पर लगाम लगाने की राह सरल हो सकती है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के बड़े शहर जहां 10 लाख से ज्यादा आबादी है वहां कमिश्नर होगा। इस व्यवस्था से पुलिस के पास कई अधिकार आ जाते हैं, जिसमें भीड़ पर लाठीचार्ज, फायरिंग, धारा 144, होटल बार लाइसेंस, आम लाइसेंस जारी करने के अधिकार रहते हैं। यानी तब कहीं हिंसा होती है तो उस पर फौरन काबू पाने के लिए पुलिस को किसी मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा। पुलिस को ऐसे अधिकार मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश में कानून राज कायम करने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि तब कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर एक झटके में लोगों की जिंदगी तबाह करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस बेधड़क एक्शन ले पाएगी। ये रिपोर्ट देखकर अटल जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गईं। वो यूं थी कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। नए मुख्यमंत्री को और समय दिए जाने की बात कहने वालों का दावा अपनी जगह ठीक हो सकता है, पर पानी सिर से ऊपर जा रहा है। गालिब का एक शेर भी है इस पर कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसीलिए हमारी मांग है कि यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएं, ताकि फैसले लेने में देरी ना हो और जनता सुरक्षित न महसूस करे। एबीपी न्यूज की इस राय से आप सहमत हैं तो जनता के हित के लिए, जनता को अपराध और हिंसा से बचाने के लिए आज आप घंटी बजाइए 8422840000 पर। आपसे बार बार हम क्यों अपील करते हैं कि घंटी बजाइए, क्योंकि घंटी बजाने का असर होता है। छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कुमारीमुड़ा गांव के उन गरीबों के पक्के घर बनने लगे हैं जो सरकारी भ्रष्टाचार का शिकार होकर पिछले 3 महीने से बेघर थे। देखिए, घंटी बजाओ की खबर का बड़ा असर 17 अप्रैल को दिखाई थी। सरकारी भ्रष्टाचार से बेघर लोगों की कहानी। प्रधानमंत्री आवास योजना में भयंकर सरकारी गलतियों का खुलासा किया था। आपकी घंटी से जागी है छत्तीसगढ़ सरकार। बेघरों का घर बनना अब शुरू हुआ। मामला छत्तीसगढ़ के कुंवारीमुड़ा गांव का है। 17 अप्रैल को घंटी बजाओ शो में हमने बिलासपुर जिले के इस गांव के 35 बेघर परिवारों के 500 लोगों का हाल आपके सामने रखा था। इनके कच्चे घरों को प्रशासन ने इन्हीं से यह कहकर तोड़वा दिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान बना कर देंगे। इनसे नींव भी खुदवाई, लेकिन उसके बाद इन बेघरों को सरकारी योजना की किश्तें तक नहीं दी गई। इन्हें चिलचिलाती गर्मी में तड़पने के लिए छोड़ दिया।
आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेघरों को कुछ शर्तों के साथ पक्का मकान बनाकर दिया जाता है। इस मामले में हमारे घंटी बजाने का बड़ा असर हुआ है। पहले तो कोई साहब नहीं आए, लेकिन जब तुम आप आए हो ना, फिर सीओ साहब भी आए, फिर कलेक्टर साहब भी आए, फिर मकान के शुरू है लगातार चालू हो गया है। हाँ, बहुत उठ गया है दीवार। बारिश के पहले मकान बन जाएगा बोले। 16 अप्रैल को जब एबीपी न्यूज की टीम कुंवारी मुड़ा गांव पहुंची थी तो मैंने आपको दिखाया था इसी जगह खड़े होकर कि यहां नींव खोदकर 3 महीने से प्रशासन का अमला गायब हो गया है। अब फिर एबीपी न्यूज की टीम यहां पहुंची है और आप देख सकते हैं तस्वीर बिल्कुल बदल रही है और अब ये दीवार मेरे बराबर खड़ी हो गई है। कुंवारी मुड़ा गांव में घर बनाने का काम में आई तेजी की तस्वीरें आप भी देखिए। सुबह 6 बजे से मजदूर काम में जुट जाते हैं। जिला प्रशासन ने पंचायत को 17 मई तक दीवारें बनाने का काम हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया है। उसके बाद छत ढाली जाएगी। पंचायत से कहा गया है कि बारिश से पहले बेघरों को पक्का मकान मिल जाए। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने कुंवारी मुड़ा गांव के पंचायत सचिव से भी मुलाकात की। पूछने पर पता चला कि इन बेघरों को नींव खोदने का पैसा भी जल्द मिलने वाला है। शासन की निर्देशों से काम कराया जा रहा है, इनको बहुत जल्द छत वाला घर मिल जाएगा। चलते वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता से कुंवारी मुड़ा गांव के लोगों ने घंटी बजाओ की उस रिपोर्ट को दिखाने की इच्छा भी जाहिर की, जिसके कारण उनकी जिंदगी बदल गई है। अगर आप राष्ट्र निर्माण में इसी तरह से घंटी बजाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जरूरतमंदों को उनके जरूरत की चीज मिलती रहेगी और कल तक जो घर बनाने का इंतजार कर रहे थे अब उन्हें भी अपना घर बहुत जल्द मिलने वाला है। ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, कुंवारी मुड़ा। कल हमने मायावती के खिलाफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बड़े खुलासों की खबर आपको दिखाई थी और बजाई थी जनता से विश्वासघात वाली ऐसी राजनीति की घंटी। अब देश की जनता भी लोकतंत्र के विश्वासघातियों की घंटी बजा रही है। जनता से विश्वासघात करने वाली राजनीति चाहे वो जो भी हो, उनकी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना देश की चिंता है, ना गरीबों की चिंता है केवल दौलत। नसीम सिद्दीकी और मायावती चोर चोर मुझसे भाई हैं। नसीमुद्दीन, मायावती, अरविंद केजरीवाल, इन सभी पर एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए। एबीपी न्यूज ने ये जो भी कार्यक्रम शुरू किया है, इट वॉज फैंटास्टिक। पॉलिटिशियनों ने पता नहीं आम जनता को क्या समझ रखा है और वो लोग क्या समझते हैं। आज की जनरेशन में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।